हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जिसमें मैं भारतीय सीमा से जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर लूँगा। चलिए, थोड़ी सी ज्योग्राफी को अंडरस्टैंड करने के लिए हम थोड़ा सा इंडियन मैप को पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं। लाइक दिस, थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा इंडियन ज्योग्राफी को एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा इस मैप पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। इस तरफ आपका कच्छ की खाड़ी और ये खंबात की खाड़ी और ये डाउन आपका यहाँ पर हम ले लेते हैं श्रीलंका है। चलिए, इंडियन मैप है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ये आपका नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है और यहाँ से लेके यहाँ तक नॉर्दर्न मोस्ट से अगर आप साउदर्न मोस्ट की बात करें, मतलब आप नॉर्थ से साउथ की तरफ अगर चलें टोटल, ठीक है, ऊपर से नीचे नॉर्दर्न मोस्ट टू साउदर्न मोस्ट, तो आपको पता होगा कि हमारा नॉर्दर्न मोस्ट जो पॉइंट है, दिस वन, ये इसको हम बोलते हैं इंदिरा कॉल। ये JNK में है। यहाँ जैसे ये तो वैसे हमारे पास सियाची चाइना है, इसको तो हम नहीं लेते, लेकिन यहाँ पर हम लेंगे इसको इंदिरा कॉल, हम इसको लेंगे। और नीचे जैसे अगर मैं साउदर्न मोस्ट में यहाँ पे आऊँ तो जो मुख्य भूमि है यहाँ पर तमिलनाडु का कन्याकुमारी आता है, कन्याकुमारी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो कुल दूरी है यहाँ की, वो है 3214 किलोमीटर, ठीक है। और ये है हमारा वेस्टर्न पॉइंट। वेस्टर्न पॉइंट से अगर मैं यहाँ जाऊँ, जो मेरे पास वेस्टर्न पॉइंट है वहाँ पर सर क्रीक, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे आपका जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो कौन सा, सर क्रीक, और ये गुजरात में है। और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, आपको पता होगा यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है। ऐसे अरुणाचल प्रदेश, ये त्रिपुरा है और ये आपका मेघालय है, लेकिन मैं अरुणाचल की बात कर रहा हूँ। अरुणाचल प्रदेश में यहाँ जैसे इस पॉइंट पे एक पॉइंट आता है बलांगू। तो बलांगू जो है आपका कैसा पॉइंट है, जो आपका बिल्कुल ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, ठीक है। और ये इसकी कुल दूरी जो है वो है 2933 किलोमीटर, ठीक है। तो आपका जो वेस्ट टू ईस्ट है उसकी लेंथ है 2933 और नॉर्थ टू साउथ है 3214। चलिए, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट पूछा जाए तो इंदिरा कॉल है, ये तो क्लियर है सबको। लेकिन आपको पता है यहाँ जैसे ना, यहाँ पर हमारे पास अंडमान निकोबार द्वीप समूह आते हैं, लाइक दिस, यहाँ तक। और ये निकोबार में यहाँ जैसे, क्योंकि देखिए धरती वैसे भारत तो यहीं ख़त्म हो गया, लेकिन ये नीचे जैसे अंडमान निकोबार जो है वो बिल्कुल उससे भी नीचे ही है और भारत का ही हिस्सा है। यहाँ पर आता है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। तो अगर पूछा जाए पॉइंट, अगर कोई आपसे पूछे इसको इंदिरा पॉइंट कि सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन है, तो कन्याकुमारी जो है वो मुख्य भूमि का है, जो मेन अर्थ है आपकी। लेकिन अगर हम आइसलैंड को भी यहाँ पर इंक्लूड कर लें तो इंदिरा पॉइंट जो है वो साउदर्न मोस्ट है। तो इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल, सर क्रीक और ये बलांगू जरूर याद रखिएगा। वैसे मैं थोड़ा सा इन द्वीपों के बारे में आपको बता दूं। इस तरफ जो आपको पता है वे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल इस तरफ। तो बे ऑफ बंगाल में जो आपके हैं वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपको मालूम होगा इनमें अंडमान निकोबार के बारे में थोड़ा बहुत, कि ये टोटल अगर मैं द्वीप की बात करूँ यहाँ पर तो 204 द्वीप हैं। और इस तरफ की अगर मैं बात करूँ, यहाँ लक्षद्वीप है और यहाँ मालदीव है। आपको पता है ये यहाँ मालदीव है, लेकिन ये अलग देश है मालदीव। यहाँ पर आपका लक्षद्वीप है नीचे जैसे, थोड़ा सा मैं थोड़ा ज़्यादा ऊपर ले गया। लक्षद्वीप में टोटल जो है वो आपके 36 द्वीप हैं, ठीक है। वैसे यहाँ साथ साथ और भी थोड़े द्वीप हैं। तो टोटल अगर मैं अरब सागर की बात करूँ, यहाँ आपको पता है अरब सागर है। अगर अरब सागर की बात करूं तो कुल जो द्वीप हैं यहाँ पर 43 हैं, लेकिन जहाँ लक्षद्वीप के कुल द्वीप जो हैं वो 36 हैं, ठीक है। थोड़ी सी मैं बाउंड्रीज की बात कर लेता हूँ। देखिए, यहाँ मालदीव और लक्षद्वीप को एक लाइन, आपको पता होगा ये इंग्लिश चैनल है, जो जल में संधियाँ होती हैं उनको हम चैनल बोलते हैं। 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है आपका, आप कैसे लेंगे, यहाँ एक ना द्वीप आता है मिनिकाय, मिनिकाय थोड़ा सा नीचे यहाँ पे लक्षद्वीप और इसके बीच में। मिनिकाय और मालदीव को अलग करने वाला कौन सा है, 8 डिग्री
चैनल। और लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करेगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो 9 डिग्री चैनल। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 8 डिग्री चैनल जो है आपका, 8 डिग्री चैनल कई बार पूछ लिया जाता है, तो ये आपके मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। और 9 डिग्री चैनल जो है वो थोड़ा सा मैं यही बता रहा था आपको, 9 डिग्री चैनल जो है वो मिनिकॉय भारत का ही एक हिस्सा है। मिनिकॉय एक टापू है, मतलब द्वीप है, और मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है। मिनिकॉय और लक्षद्वीप को सेपरेट करता है, लक्षद्वीप को। और देखिए 10 डिग्री चैनल पे आ जाते हैं। 10 डिग्री चैनल जो है वो इस तरफ है बिल्कुल ये, और मैं इस तरफ आऊँ तो यहाँ पर छोटा अंडमान और कार निकोबार, अंडमान निकोबार के बीच में है 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल जो है वो है अंडमान और निकोबार के बीच में। मैं थोड़ी सीमाओं के बारे में बात कर रहा हूँ तो अच्छे से देखिएगा। अंडमान और निकोबार के बीच में है 10 डिग्री चैनल। देखिए अंडमान में भी छोटा अंडमान, वैसे अंडमान 2 हैं, छोटा अंडमान और बड़ा अंडमान। छोटा अंडमान और निकोबार में कार निकोबार, अगर थोड़ा सा और प्रिसाइज हो जाऊँ मैं, क्योंकि बड़े लेवल में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसको अलग करता है 10 डिग्री चैनल, तो अंडमान में छोटा अंडमान और निकोबार में कार निकोबार, इन दोनों को अलग करता है ये 10 डिग्री चैनल। चलिए एक और भी है जिसका नाम है ग्रैंड चैनल। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ये भारत का यहाँ जैसे द्वीप रहा, ये अंडमान निकोबार रहा आपका। देखिए निकोबार और थोड़ा सा नहीं, यहाँ इंडोनेशिया आपको पता है देश इंडोनेशिया का एक द्वीप है और उसका नाम है सुमात्रा। क्या नाम है उसका? सुमात्रा द्वीप और निकोबार के बीच में एक चैनल है जिसको ग्रैंड चैनल हम कहते हैं। तो ग्रैंड चैनल जो है वो सुमात्रा, इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप और भारत का कौन सा? आपका निकोबार, इन दोनों को अलग करता है ग्रैंड चैनल। तो इसको जरूर याद रखिएगा क्योंकि कई बार ये जो स्टेट्स होते हैं ये अक्सर पूछ ले जाते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, इनको स्टेट्स में क्यों बोल रहा हूँ, जल संधियाँ हैं मतलब असल में ये स्टेट्स। जैसे आपने बाउंड्रीज पढ़ी है ना, रेड क्लिफ लाइन, फिर मैकमोहन लाइन, वो भी हम देखेंगे अभी। लेकिन जो जल में ऐसी बाउंड्रीज होती हैं जो 2 देशों के बीच में या 2 टापुओं के बीच में है, वो भी याद रखनी चाहिए। उनको हम स्टेट्स बोलते हैं, जल संधियाँ। तो देखिए एक जल संधि जो है एक स्टेट, जैसे ग्रैंड चैनल आपको पता चल गया सुमात्रा और निकोबार के बीच में है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ये बहुत अक्सर पूछी जाती है आजकल, सुंडा स्ट्रेट या सुंडा जल संधि। देखिए सुंडा जल संधि जो है वो इंडोनेशिया और भारत के बीच में ही है। इंडोनेशिया का जावा सागर, ये भी बिल्कुल इंडोनेशिया जहाँ जैसे है, यहाँ सुमात्रा से थोड़ा सा ऊपर यहाँ जावा सागर है। जावा सागर, ये जो मैं आपको बता रहा था अभी लाइन, तो जावा सागर और भारत का जो है हिंद महासागर। देखिए जावा सागर और हिंद महासागर के बीच में जो आपस में जल संधियाँ हुई हैं उसको हम बोलते हैं सुंडा स्टेट। असल में होता क्या है कि अगर जैसे कोई सपोज मेरे पास मैं अभी थोड़ा सा इंडियन मैप फिर से ले लेता हूँ एक बार, जस्ट अ सेकेंड, ताकि अच्छे से अंडरस्टैंड हो। इस तरफ खंबात की खाड़ी और ओहो थोड़ा सा गलत हो गया, चलो कोई बात नहीं, लिव इट। आप यहाँ देखिए, ये जो नीचे को मैं बनाता हूँ, यहाँ त्रिपुरा है, यहाँ मेघालय है, इसको जरूर याद रखिएगा। और इस तरफ आपका रहता है ये दिस वन इज़, ये आपका अरुणाचल प्रदेश रहता है। और यहाँ पर एक लाइन सिक्किम बनाना भूल गया। चलिए थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ होता क्या है। देखिए जैसे यहाँ पर हिंद महासागर है सपोज, तो होता क्या है 12 किलोमीटर तक जो समुंदर रहता है वहाँ पर उस देश का हक होता है जिसके साथ वो लगा हुआ है। जैसे हमारे देश में 12 किलोमीटर तक जो हक है समंदर में वो उसका खुद का होता है, यहाँ पर वो अपना व्यापार कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। लेकिन उसके बाद आगे जो 24 किलोमीटर तक का दायरा है, शुरू से पॉइंट यही लेंगे, 24 किलोमीटर तक का जो दायरा है वहाँ तक जो है वो साफ़ सफाई का अधिकार उसको रहता है, उसी देश को, यानी कि इसी देश का हक है। पहले 12 फिर 24, और नॉटिकल माइल 200 नॉटिकल माइल तक अगर आप चले जाएंगे, नॉटिकल माइल नॉट किलोमीटर, नॉटिकल माइल, तो वहाँ तक उस देश का नियंत्रण होता है। मतलब इसके आगे आप यहाँ तक आपका नियंत्रण है, लेकिन आप यहाँ पर कारोबार नहीं कर सकते। अगर कोई यहाँ पर कोई तेल की खपत या कुछ भी कोई भी रिसोर्सेज यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं तो वो अल्टीमेटली उस देश का नियंत्रण में ही होंगे, लेकिन वो उसका व्यवहार नहीं कर सकता। तो 200 किलोमीटर तक का दायरा, 12, 24 और 200 नॉटिकल माइल,
ये कन्फ्लिक्ट जो है इसको हटाने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे कन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, तो यूएनओ ने क्या किया, यूनाइटेड नेशन जो उन्होंने करवाया, तो यूनाइटेड नेशन अलायंस ऑफ ओशन कोऑपरेशन, उसके तहत ये जल संधियाँ की गई हैं बहुत सारी। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। मैं चैनल्स आपको बता रहा था, तो 9 डिग्री, 8 डिग्री, 10 डिग्री, मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करूँगा। चलिए, उसके बाद हम बात कर रहे थे थोड़ी सी बाउंड्रीज़ की। तो इससे पहले मैं थोड़ा सा कि बाउंड्रीज़ के ऊपर मैं अच्छे से आऊँ, मैं आपको थोड़ा बता देना चाहता हूँ पहले यहाँ पर बाउंड्री से रिगार्डिंग जो क्वेश्चन आते हैं, उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको जियोग्राफी के बारे में थोड़ा और बता दूँ। देखिए, ये है हमारा JNK। यहाँ से देखिए, ये जो रेंज है दिस वन, ठीक है, ये हिमालय रेंज है यहाँ से लेके अरुणाचल प्रदेश के इस छोर तक, और ये 2400 किलोमीटर है, ठीक है। अगर मैं नॉर्थ ईस्ट की इसको बात करूं तो ये 2400 किलोमीटर हिमालय रेंज। हिमालय को मैं कैसे डिवाइड कर रहा हूँ, देखिए, ये सबसे बाहर वाली जो रेंज है इसको हम बोलते हैं ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। और इसके अंदर जो मिडल वाली रेंज है ये इसको याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है और बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं। इसको हम बोलते हैं हिमाद्री। क्या कहते हैं इसको हम हिमाद्री कहते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हिमाद्री वाला टॉपिक, क्योंकि एक सह्याद्री है और एक हिमाद्री है। सह्याद्री हम यहाँ लेते हैं पश्चिमी घाट में, लेकिन ये है हमारे पास हिमाद्री, तो इसलिए यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। हिमाद्री जो है इसमें सबसे ऊंचे माउंटेन रेंज पाई जाती हैं, सबसे ऊंचे पहाड़ी इसी रेंज में पाए जाते हैं, ट्रांस हिमालय में नहीं पाए जाते, इसमें पाए जाते हैं। देखिए, इसी में अगर मैं थोड़ी सी बात करूँ, यहाँ पर ये रेंज यहाँ तक है, पर यहाँ पर आता है हमारे पास K2, जम्मू कश्मीर के इस हिस्से में आता है K2, और आपको सही थोड़ा याद भी होगा, K2 की कुल ऊंचाई है 8611 मीटर, ठीक है। और K2 को ही गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, गॉडविन ऑस्टिन। वैसे भारत की सबसे ऊंची चोटी में आता है K2, लेकिन क्योंकि आजकल ये POK में है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में हम इसको लेते हैं, तो फिर ये ऊंची चोटी नहीं आती भारत की। अगर ऑप्शन में ये रहेगा तो ये जरूर लीजिएगा, लेकिन अगर कहीं यहाँ पर देखिए सिक्किम, इसी रेंज में सिक्किम एक चोटी आती है जिसको हम कहते हैं कंचनजंगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा उसके बारे में भी। कंचनजंगा जो है 8596 मीटर ऊंचा है कंचनजंगा। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है अब, कंचनजंगा, तो इसको याद रखिएगा सिक्किम में। यहाँ पर ही माउंट एवरेस्ट भी आता है हिमालय में, आपको पता है 8848 मीटर सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट। वैसे एवरेस्ट की ऊंचाई है 8848 मीटर, लेकिन उससे क्या कहा जाता है कि थोड़ा सा और हम किसी बुक्स में लेते हैं 8850, ये माउंट थोड़ा सा और ऊपर एक पॉइंट है, तो 8850 मीटर बोल लीजिए, 8848 मीटर, दोनों चलेंगे यहाँ पर। यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा। तो ये हिमाद्री में ही इसी लाइन में आते हैं। देखिए, उसके नीचे जैसे आता है हमारे पास मध्य हिमालय, एक और रेंज भी है, उसको हम बोलते हैं मध्य हिमालय। तो ये मध्य हिमालय की रेंज है, और फिर उससे नीचे हिमालय में आता है हमारे सबसे लास्ट शिवालिक श्रेणियाँ, शिवालिक पहाड़ियाँ। तो ऐसे हिमालय को कैटेगराइज किया गया है। और जो मध्य हिमालय है इसमें हम लोग ज़्यादातर लेते हैं धौलाधार और पीर पंजाल, और जास्कर श्रृंखला बृहद हिमालय में आ जाती हैं, जिसको हम हिमाद्री में लेते हैं फिर। तो हिमाद्री जो है वो आपके बाहर का पॉइंट है, और हिमाद्री में ही सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती हैं हिमालय की। चलिए, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब मैं थोड़ा सा फिर से वही इंडियन मैप की ही बात करूँगा, क्योंकि ऐसे थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो जा रहे हैं, बार बार मैं एक जगह पे लिखूँगा। देखिए, यहाँ पर मैं थोड़ा सा पॉइंट ऐसे इसलिए बनाता हूँ क्योंकि यहाँ पर आपका आता है सिक्किम, ठीक है, और ये अरुणाचल प्रदेश ऐसे रहता है अंदर को, दिस वन इज़ देयर, सेकंड वन इज़ देयर, और थोड़ा सा मेरे से मैप में क्लैरिफिकेशन नहीं रही, थोड़ा ज़्यादा ले गया मैं इस तरफ को बाउंड्री। चलिए, हाथ से बना रहा हूँ रफ, अंडरस्टैंड करवाने के लिए आपको, कि आपको समझ आए। और यहाँ रहती है आपकी खंबात की खाड़ी। देखिए, बहुत गलत बना इस बार तो, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ होती है खंबात की खाड़ी, और ये कच्छ की खाड़ी, इसको भी याद रखिएगा।
ओके, मैं थोड़ी सी वही बात फिर से कर रहा हूँ आपको कि यह आपको हिमालय रेंज समझ आ गई। मैंने कहा ये आपके पास होती है सबसे पहले ट्रांस हिमालय, फिर मैंने आपको कहा कि हाँ हिमाद्री होता है, फिर मैंने कहा कि हाँ मध्य हिमालय होता है, फिर शिवालिक रेंज आ जाती है आपके पास। देखिए अब इसको भी हम कैसे डिवाइड करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। इस हिमालय को आगे ऐसे भी कैटेगराइज किया गया है। देखिए यहाँ सिंधु घाटी नदी है, आपको पता है यहाँ पर क्या होती है हमारे पास सिंधु नदी से, यहाँ से सिंधु नदी से सतलुज नदी तक का जो ये हिस्सा होता है, ये जहाँ मैं कलर कर रहा हूँ, इसको हम बोलते हैं कश्मीर हिमालय। कश्मीर हिमालय, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है अंडरस्टैंड करना कश्मीर हिमालय। और कई बार अक्सर हम लोग जब इसको स्टडी करते हैं तो ये अंडरस्टैंड नहीं रहता कि किन दो नदियों के बीच में है, तो याद रखिएगा सतलुज और सिंधु के बीच में है। फिर देखिए सतलुज नदी से लेके यहाँ पर नेपाल से निकलने वाली है ये सतलुज नदी है, और यहाँ नेपाल की तरफ से आने वाली काली नदी, इसके बीच में इसको हम बोलते हैं कमायूं रेंज। के बार याद होना चाहिए कमायूं रेंज से आगे यहाँ पर ना कर्राकोरम रेंज है। इधर कर्राकोरम, ये कर्राकोरम, इसको भी याद रखिए। देखिए एक होता है कोरोमंडल और एक होता है कर्राकोरम। कोरोमंडल यहाँ नीचे है और कर्राकोरम ऊपर है, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। और ये मैंने बोला इस कमायूं रेंज के साथ कर्राकोरम है, और ये कमायूं आपका रेंज आती है। देखिए काली नदी से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और काली नदी से लेके ये जो आपका तिस्ता नदी है, यहाँ पर तिस्ता नदी, ये है नेपाल हिमालय। इसी हिमालय में हमारे पास एवरेस्ट आता है, जिसको यहाँ सागर माथा के नाम से जाना जाता है, नेपाल हिमालय, ठीक है, उसको हम यहाँ पर कहते हैं। और तिस्ता नदी से लेके दिहांग नदी, यहाँ असम है इस साइड को, तो दिहांग आपको मालूम होगा ब्रह्मपुत्रा का नाम दिहांग है यहाँ पर असम में। तो दिहांग नदी तक, तिस्ता से दिहांग तक जो है वो असम हिमालय हम लेते हैं इसको। तो ऐसे हिमालय को भी डिवाइड किया गया है इस रेंज में, तो आप इसको ज़रूर याद रखिएगा। चलिए मैं थोड़ा यहाँ बता दूँ आपको। राजस्थान है और यहाँ है अरावली की पहाड़ियाँ। राजस्थान में यहाँ जैसे अरावली की पहाड़ियाँ, और अरावली पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, इसको जरूर याद रखिएगा। अरावली पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, और सबसे प्राचीन पहाड़ियों में आती है अरावली की पहाड़ियाँ। सो आपको क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पर बिल्कुल अगर हम बीचों बीच चलें एमपी से होते हुए यहाँ पर, तो हम लेते हैं विंध्याचल पर्वत। देखिए विंध्याचल पर्वत एक ऐसा पर्वत है जो भारत को दो बराबर हिस्सों में बांटता है। इसके इस तरफ को हम बोलते हैं ये नॉर्थन इंडिया है और ये सॉदर्न इंडिया है, तो बीचों बीच बांटने वाला कौन है? विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत आपको क्लियर हो रहा होगा, जिसमें हम कहते हैं कि ये दोनों तरफ इसको डिवाइड करने वाला है, ठीक है। अब साथ ही साथ देखिए मैं थोड़ा सा और आपको यहाँ पर लेके चलूँ, साथ ही यू नो दैट यहाँ पर थोड़ा सा नीचे जाके सतपुड़ा रेंज आती है आपके पास, और सतपुड़ा जो रेंज है एमपी के पास ही, यहाँ से एक नदी निकलती है, एक नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, ठीक है। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ यहाँ से निकलती हैं, और आपको पता है ये वो नदियाँ हैं जो कहाँ से आपके ईस्ट टू वेस्ट की ओर फ्लो करती हैं, ठीक है, और ये बीचों बीच इसको डिवाइड भी करती हैं। तो सतपुड़ा रेंज जरूर याद रखिएगा। थोड़ा सा मैं बता दूं, जो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं इनमें सबसे ऊंची चोटी अगर मैं बात करूं तो वो होती है धूपगढ़ी। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि गुरु शिखर जो है वो अरावली पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है, वैसे ही सतपुड़ा की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ी, ठीक है। और धूपगढ़ी इसके साथ ही एक मैकेले की पहाड़ियाँ हैं, थोड़ा सा इधर जाके मैकेले की पहाड़ियाँ मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैकेले की पहाड़ियाँ। और मैकेले की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटियों की अगर बात की जाए तो वो है अमरकंटक, जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है, सोन नदी निकलती है ना। अमरकंटक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है अमरकंटक, एमपी के पास। थोड़ा सा ये मैप में थोड़ा सा आपको ऐसे, मैं बहुत नीचे ड्रिफ्ट कर गया, गुजरात से भी नीचे, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाह रहा हूँ। मैप तो शायद थोड़ा सा मेरे से गलत बन गया यहाँ पे, तो याद रखिएगा। अब मैकेले पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। देखिए इस तरफ हम लोग लेते हैं इसको कि ये है हमारे पास कैसे पश्चिमी घाट, और ये कैसे है हमारे पास
पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट जो है वो ऊंचाई में ज़्यादा है और पूर्वी घाट ऊंचाई में थोड़ी कम है, इसलिए जब भी रेन होती है तो अधिकतर नदियाँ इस ओर बहती हैं, जिस ओर मैं एरो बना रहा हूँ इस ओर बहती हैं, क्योंकि ज़्यादा ऊंची पहाड़ियाँ हैं, यहाँ छोटी हैं तो इस ओर नदियाँ बहती हैं। लेकिन दो नदियाँ ऐसी हैं जैसे मैंने बताया आपको, नर्मदा ताप्ती, जो उल्टी बहती हैं इस ओर को, तो ये भी अक्सर पूछ लिया जाता है। ठीक है, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट ये दोनों रेंज जहाँ मिलती हैं, दोनों पहाड़ियाँ जहाँ मिलती हैं इस रेंज को, इसको हम बोलते हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ। यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ, इनको जरूर याद रखिएगा, नीलगिरी की पहाड़ियाँ जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं। आपको पता होगा नीलगिरी की पहाड़ियों में हम लोग अगर आपको याद हो, ये बहुत ही उपजाऊ पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पर ज़्यादातर मसालों के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी की बात तो नहीं करूँगा, सबसे दो चोटियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं यहाँ में। एक है डोडा बेटा, ठीक है, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। और एक और याद रखिएगा, एक है नीलगिरी की पहाड़ियों के साथ ही एक पहाड़ी है, मतलब इसी की पहाड़ी की रेंज है, जिसका नाम है अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। अन्नामलाई की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी एक और चोटी है, जिसे है अन्नामुद्रई पहाड़ियाँ, और ये दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। देखिए, वैसे पूरे भारत की सबसे ऊंची चोटी आपको मालूम चल गया कंचनजंगा, लेकिन नीचे की अगर मैं बात करूं दक्षिण भारत की, प्रायद्वीपीय भारत क्यों, जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ वो प्रायद्वीपीय भारत। अगर दक्षिण भारत को प्रायद्वीपीय भारत क्यों कहते हैं, क्योंकि समुद्र से घिरा है तीनों ओर से। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करूँ तो अन्नामुद्रई, और ये नीलगिरी पहाड़ियों का ही हिस्सा है, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। तो ये भी आपको याद यहाँ पर होना चाहिए। अगर हम लोग ज्योग्राफी ऑफ इंडिया स्टडी कर रहे हैं तो ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है, अंडरस्टैंड करना इसको। देखिए, आज मैं सारे जितने भी पॉइंट ज्योग्राफी के बनते हैं इंपॉर्टेंट, मैं वो सारे यहाँ लेना चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, और होप्स हो कि आप ज़रूर इसको एक बार देखेंगे। मैं जल्दी बना रहा हूँ ताकि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो इस और एक तो मुझे कैमरा पकड़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, कैमरा बहुत हिल रहा है और बन भी नहीं रहा। चलिए, पूर्वी घाट, ये मैं हिमालय को आपको अंडरस्टैंड करवा चुका हूँ। अब मैं इस ओर आता हूँ, यहाँ पे आपको फिर से मैं बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर है आपका गुजरात, ये दिस पॉइंट, और यहाँ मैं लेता हूँ गोवा। देखिए, गुजरात और गोवा के बीच में ये पश्चिमी घाट को देखिए कैसे डिवाइड किया गया है। ये जो तट होता है बच्चों, इसको हम यहाँ तक हम बोलते हैं इसको कोंकण तट। कौन सा तट है ये? कोंकण। देखिए, गोवा से लेके फिर उसके बाद अगर मैं बेंगलुरु की बात करूँ, यहाँ पर बेंगलुरु, तो गोवा से और बेंगलुरु के बीच का ये तट कहलाता है केनरा तट। क्या कहते हैं इसको हम? केनरा तट, बेंगलुरु। और बेंगलुरु से लेके अगर मैं बात करूँ यहाँ कन्याकुमारी के तट, यहाँ कन्याकुमारी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये व्यापारिक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है मालाबार तट, मालाबार तट, ठीक है। मालाबार तट आप जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर मालाबार तट। देखिए, यहाँ पे साथ ही साथ महाराष्ट्र के पास यहाँ पर, ठीक है, अगर मैं महाराष्ट्र की बात कर लूँ तो यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा? दक्कन का पठार आएगा, दक्कन का पठार। थोड़ा याद रख लीजिए लोकेशन कहाँ, जैसे महाराष्ट्र के पास दक्कन का पठार है और ये सारा ज्वालामुखी से बना हुआ एक पठार है। साथ ही साथ यहाँ पर हम थोड़ा सा यहाँ देखें बीच में, तो ये मालवा का पठार आता है। देखिए, ये मालाबार तट है और ये मालवा का पठार है, मालवा का पठार, और ये भी एक तरह से ज्वालामुखी से बना हुआ ही पठार माना गया है, मालवा का पठार, ठीक है। दक्कन का पठार आपको पता चल गया, ये भी बहुत प्राचीन पठार है। ये मालाबार तट यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। मालाबार तट जो है वो व्यापारिक दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है और ये कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सा तट जहाँ सबसे ज़्यादा व्यापार होता है, तो इसी में होता है, मालाबार तट में। देखिए, कन्याकुमारी से अगर मैं अब पूर्वी घाट की ओर बात करूँ बच्चों यहाँ पर, तो ये कृष्णा नदी के मुहाने तक, कन्याकुमारी से कृष्णा नदी के मुहाने तक आपके पास आता है कोरोमंडल, कोरोमंडल। देखिए, मैं थोड़ा बता दूं, ये जो हमारे पश्चिमी घाट है इसको सोहाद्री भी कहते हैं, और अगर आपको हिमालय रेंज में पता हो, मैंने पहले बताया आपको ट्रांस हिमालय फिर हिमाद्री, ये सोहाद्री और ये हिमाद्री। मैंने यहीं आपको बताया कि हाँ कर्राकोरम रेंज भी आती है, और मैं यहाँ बता रहा हूँ कोरोमंडल आता है। तो कर्राकोरम और कोरोमंडल में बिल्कुल मत उलझिएगा, कन्याकुमारी और कृष्णा नदी के मुहाने तक आता है कोरोमंडल। देखिए, थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं कोरोमंडल से, और कृष्णा नदी से और गोदावरी, यहाँ कृष्णा नदी मैंने कहा आपको, और गोदावरी के अगर तट तक मैं चला जाऊँ, ये वाला तट जो कृष्णा से और गोदावरी के बीच में है, तो उसको हम बोलते हैं गोलकुंडा,
गोलकुंडा, बिल्कुल सही। अगर आप समझ रहे होंगे गोलकुंडा, कुमारगुप्त, अगर आप हिस्ट्री से जोड़ के देख रहे होंगे तो ज़रूर आपको याद आया होगा कि कोहिनूर का हीरा कहीं यहीं तो नहीं मिला था। बिल्कुल सही, गोलकुंडा का तट। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कृष्णा नदी और गोदावरी तट के बीच में। और गोदावरी, देखिए गोदावरी से लेके यहाँ तक जहाँ ये एंड होता है इसको हम बोलते हैं उत्तरी सरकार। ठीक है, जहाँ पे लास्ट इसका अंतिम छोर है प्रायद्वीपीय भारत का, बस पूर्वी घाट में, तो ये उत्तरी सरकार है, उत्तरी सरकार। थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ ताकि वीडियो लंबे ना हो, कोशिश यही है बहुत जल्दी मैं समराइज़ कर लूँ। चलिए, उत्तरी सरकार, मालाबार तट, कोरोमंडल, होप्सो कि आपको क्लियर हो रहा होगा। देखिए साथ ही साथ इस तरफ आपको पता है अंडमान है, अंडमान निकोबार है, और अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है सेंट्रल पीक। सेंट्रल पीक, अंडमान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सेंट्रल पीक। अंडमान के बारे में एक और बात बता दूं, यहाँ पे दो आपको ज्वालामुखी मिलेंगे, एक है बैरन, एक बैरन ज्वालामुखी है, और एक है नारकोंडम, नारकोंडम। जो बैरन ज्वालामुखी है वो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है और ये सुप्त ज्वालामुखी है नारकोंडम, लेकिन बैरन एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी आपको यहाँ पर मिलता है। तो ये भी याद रखिएगा ज्योग्राफी से रिलेटेड, क्योंकि कई बार आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि सह्याद्री कहाँ है, हिमाद्री कहाँ है, और गोलकुंडा का तट कहाँ है, कुमायूं रेंज किसको कहते हैं। ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पर जितना मैं ले सकता था अभी तक, क्योंकि मैं भी वर्ल्ड ज्योग्राफी पे नहीं, सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी के जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हैं मैं सिर्फ उन्हीं की बात करूँगा ताकि आप उसको अंडरस्टैंड कर सकें। चलिए, मैं थोड़ा सा भारत की स्थलीय सीमा की बात करता हूँ। तो भारत की स्थलीय सीमा आपको पता चल गया होगा, थोड़ा सा मैं जल्दी रफ साइड से फिर से बना देता हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चले। चलिए ऐसे लेते हैं। देखिए स्थलीय सीमा कौन सी, इससे आगे तो समंदर है, आपको पता है यहाँ अरब सागर है, यहाँ पर आपको पता है हिंद महासागर है, ठीक है, और आपको पता है वे ऑफ बंगाल है यहाँ पर। तो यहाँ सागर ही सागर है पानी, तो ये तो है प्रायद्वीपीय भारत, ये है आपके। इसके बाद आप बोलेंगे जलीय सीमा। स्थलीय सीमा कहाँ तक है भारत की, जहाँ स्थल है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक स्थलीय सीमा है। तो भारत की जो कुल स्थलीय सीमा है वो है 15,106.7 किलोमीटर, या कुछ बुक्स में इसको 15,200 किलोमीटर भी लिखा गया है। जो भी आपको लगता हो, एग्जैक्ट फिगर मेरे अकॉर्डिंगली है 15,106.7 किलोमीटर। तो ये स्थलीय सीमा है भारत की। देखिए स्थलीय सीमा में सवाल पूछा जाता है कि भारत की जो स्थलीय सीमा है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्य यहाँ, जैसे गुजरात है, आपको पता है यहाँ राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल है, जम्मू कश्मीर है, लाइक दिस, इस तरह से उत्तराखंड है, यूपी, कितने राज्यों से होकर ये स्थलीय सीमा यहाँ से यहाँ तक चलती है। तो मैं बता दूँ 17 स्टेट्स, जरूर याद रखिएगा। और जलीय सीमा 9 स्टेट्स, 9 स्टेट्स से, बाकी तो कुछ टापू है, ऐसे हैं, कुछ बीच में भी हैं। तो ये भी एक सवाल एक बार IAS में पूछा गया था। सवाल ये भी है, ये 17 जो आपके स्टेट्स हैं इसमें कितने ज़िले जो हैं आते हैं इन 17 स्टेट्स के, जिनको ये टच करती है। तो 92 ज़िले हैं जहाँ से होकर ये स्थलीय सीमा आपकी गुजरती है। ठीक है, अच्छा अब देखिए सबसे बड़ी स्थलीय सीमा किसकी है। तो सबसे बड़ी स्थलीय सीमा जो है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, सबसे बड़ी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है हमारी, तो वो है बांग्लादेश के साथ। याद रखिएगा, बांग्लादेश के साथ हमारी सबसे बड़ी स्थलीय सीमा लगती है, और ये है 4,096 किलोमीटर। याद ना भी हो तो भी नहीं, लेकिन बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ी स्थलीय सीमा है भारत की यहाँ पर। ठीक है, ये बांग्लादेश इधर है, और बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर बाउंड्री टच करता है बांग्लादेश भारत की।